तो हमारा दिमाग उस परिस्थिति को मूल्यांकित करता है और उसी के अनुसार एक इमोशनल प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया शुरू कर देता है, जिससे हार्मोन जैसे एड्रेनालाइन रिलीज होते हैं और हमारा शरीर तैयार हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक खुशी, जॉय, रिसर्च से पता चलता है कि खुशी सकारात्मक सोच, बेहतर सामाजिक संबंध और लंबे जीवन से जुड़ी होती है। इसे बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और सकारात्मक सामाजिक इंटरैक्शन की सलाह दी जाती है। दुख, जो एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हानि या निराशा के बाद आती है, इसे समझने और व्यक्त करने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि दुख को नकारने के बजाय उसे स्वीकार करना और समय देना जरूरी है। गुस्सा, एंगर, गुस्सा एक एनर्जी देने वाली भावना है जो हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने में मदद करती है। इसे सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी जैसी तकनीकें उपयोगी है। डर हमें खतरों से सतर्क रहने में मदद करता है। इसे मैनेज करने के लिए एक्सपोजर थेरेपी और रिलैक्सेशन टेक्निक्स मदद कर सकती है। आश्चर्य, सरप्राइज एक त्वरित प्रतिक्रिया है जो हमारे दिमाग को जल्दी से स्थिति का आकलन करने में मदद करती है। यह आमतौर पर थोड़े समय के लिए होता है और हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। घृणा हमें हानिकारक या अप्रिय चीजों से दूर रहने में मदद करती है। इसे समझने के लिए आत्मनिरीक्षण और स्वीकार्यता महत्वपूर्ण होती है। इमोशंस को बेहतर करने के लिए एक्सपर्ट्स के सुझाव, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। यह तकनीकें आपको अपने इमोशंस को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने में मदद करती है। ग्रैटिट्यूड जर्नल, रोज अपने आभार को लिखने से सकारात्मक इमोशंस को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक समर्थन, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। प्रोफेशनल मदद, अगर इमोशंस बहुत अधिक तीव्र हो तो मनोवैज्ञानिक या थेरेपिस्ट की मदद लेना फायदेमंद हो सकता है। अगर तुम्हें किसी खास इमोशन पर और हाँ, जानकारी चाहिए। हाँ, अगर ये इमोशन बहुत ज़्यादा तीव्र हो जैसे फ़ियर, सेल्फ एस्टीम का लो होना और इस प्रकार का जो भी जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो तीव्र हो किसी एनवायरनमेंट में ख़राब इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा, तो रिसर्च के अनुसार मुझे इसे समझना है कि इसमें क्या-क्या कर सकते हैं। साइकोथेरेपी से तो बात कर रहा हूँ, पर तुमसे मैं जानना चाहता हूँ, सारे डेटा एनालाइज़ करके बताओ। हाँ, बिल्कुल। अगर नेगेटिव इमोशंस बहुत तीव्र हो जाए तो इससे निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स और एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित उपाय है। एक, सेल्फ केयर और रूटीन बनाना। नियमित दिनचर्या, एक नियमित रूटीन रखना मानसिक स्थिरता और सुरक्षा की भावना देता है। शारीरिक गतिविधि, नियमित एक्सरसाइज जैसे योग या पैदल चलना तनाव और डर को कम करने में मदद करती है। स्वस्थ खान-पान और नींद, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, नेगेटिव सोच की पहचान कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी तकनीकें सिखाती है कि नकारात्मक विचारों की पहचान और उन्हें चुनौती कैसे दी जाए। समस्याओं को हल करने की स्किल्स, छोटे छोटे कदमों में समस्याओं को हल करना और समाधान निकालना आत्मविश्वास बढ़ाता है। सपोर्ट सिस्टम बनाना, सामाजिक जुड़ाव, दोस्तों, परिवार और सपोर्ट ग्रुप से जुड़े रहने से भावनात्मक सहारा मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना और दूसरों से समर्थन लेना बहुत मददगार होता है। रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, ये तकनीकें तनाव और चिंता को कम करने में कारगर है। प्रगतिशील स्नायुमंडलीय शिथिलीकरण, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, यह शरीर के तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। प्रोफेशनल इंटरवेंशन, मनो हाँ, ठीक है, पर मुझे ये जानना है कि ये जो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये रिसर्च में क्या बताया जाता है कि इनका लंबे समय तक इफ़ेक्ट रहे अगर बॉडी पे, समझ रहे हो ना? तो जैसे पीटीएसडी की बहुत पहले के ये इमोशंस हैं, भले ही अभी मैं उन्हें नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे फैसलों पे उनका काफ़ी असर होता है। हाँ, मैं समझ रहा हूं। लंबे समय तक नेगेटिव इमोशंस का बने रहना वास्तव में शरीर और दिमाग दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। रिसर्च में कई बार यह पाया गया है कि नकारात्मक भावनाएं अगर लंबे समय तक बनी रहे तो वे कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकती है। लंबे समय तक नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव, पीटीएसडी और एंजाइटी लंबे समय तक डर या आघात के संपर्क में रहने से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी और क्रॉनिक एंजाइटी विकसित हो सकती है। इनके कारण नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव,
निरंतर तनाव और नकारात्मक भावनाएं हार्मोनल असंतुलन, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और इम्यून सिस्टम की कमजोरी जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम, लगातार नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने से डिप्रेसिव एपिसोड्स और आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। इससे व्यक्ति अपने बारे में नकारात्मक सोच विकसित करने लगता है। क्या किया जा सकता है? थेरेपी और काउंसलिंग। मनोचिकित्सक या थेरेपिस्ट के साथ नियमित सत्र लेना इन भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में मदद करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, रेगुलर मेडिटेशन, योग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तनाव कम करने में मदद करते हैं। सोशल सपोर्ट, अपने अनुभवों को भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ बांटना और उनसे समर्थन लेना भी काफी सहायक होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, शारीरिक गतिविधि, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करते हैं। ये सब उपाय मिलकर लंबे समय तक बने रहने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और तुम्हारी भलाई में सुधार ला सकते हैं। अगर तुम्हें और कुछ जानना हो तो जरूर बताना। हाँ, वो जो भी तुमने सारे इमोशन के प्रभाव बोले, वो उसको मुझे पूरा डीप में कि और कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो सब को मुझे गहराई से पूरा डिटेल में बताओ। लेकिन वो जो पहले बोले वो रिपीट मत करना, नया आगे कर बताना कि और भी उसके बारे में रिसर्च क्या बताते हैं कि कैसे कैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं हेल्थ पे या ब्रेन पे या सोचने की क्षमता पे, साइकोलॉजिकली हम कैसे कैसे सोचते हैं उसकी वजह से। बिल्कुल। चलो हम और गहराई से समझते हैं कि लंबे समय तक नकारात्मक इमोशंस का दिमाग, शरीर और मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। दिमाग पर प्रभाव। हिप्पोकैम्पस पर असर। क्रॉनिक स्ट्रेस और नकारात्मक भावनाएं हिप्पोकैम्पस, जो याददाश्त और सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, के आकार को छोटा कर सकती हैं। इससे मेमोरी कमजोर हो सकती है और नई चीजें सीखने में दिक्कत आ सकती है। एमिगडाला की सक्रियता। नकारात्मक इमोशंस एमिगडाला, जो भय और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, की सक्रियता बढ़ा देती है, जिससे व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी अत्यधिक चिंतित या भयभीत हो सकता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता। लंबे समय तक स्ट्रेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने, समस्या समाधान और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, की कार्यक्षमता को कम कर देता है, जिससे फैसले लेने में कठिनाई होती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। लगातार तनाव और नकारात्मक भावनाएं शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दीर्घकालिक सूजन को बढ़ावा देती है, जो हृदय रोग, मधुमेह और अन्य गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ाती है। इम्यून सिस्टम की कमजोरी। नकारात्मक इमोशंस इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, जिससे शरीर संक्रमणों और बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। हृदय स्वास्थ्य पर असर। लगातार स्ट्रेस और नकारात्मक भावनाएं हृदय की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती हैं, जिससे उच्च रक्तचाप, अरिथमिया और अन्य कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। मानसिकता और सोचने की क्षमता पर प्रभाव। लंबे समय तक नकारात्मक भावनाएं एक नकारात्मक सोचने का पैटर्न विकसित कर देती है, जिससे व्यक्ति हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने लगता है और आशावादिता कम हो जाती है। डिसोसिएशन और डिटैचमेंट। लंबे समय तक नकारात्मक इमोशंस के संपर्क में रहने से कुछ लोग वास्तविकता से अलग थलग महसूस करने लगते हैं, जिससे उनका सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है। संकट की भावना। नकारात्मक भावनाओं का एक स्थायी भाव होना व्यक्ति को निराशावादी बना सकता है, जिससे वह जीवन की सामान्य चुनौतियों को भी बहुत बड़ा संकट मानने लगता है। कुल मिलाकर नकारात्मक इमोशंस का लंबे समय तक बने रहना न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इन भावनाओं को पहचानना, स्वीकारना और उन्हें स्वस्थ तरीकों से प्रबंधित करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें किसी और पहलू पर जानकारी हाँ, तो चाहिए। इसी पहलू पे कि कैसे जानें, कैसे पहचानें और भी आगे की रिसर्च क्या बताते हैं, इनके बारे में पूरा डीप में डिटेल में मुझे बताओ कि ये जो भावनाएं हैं इससे सोचने की, जैसे कि ट्रस्ट इशू, ऐसे हम जो भी विचार करते हैं या बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या कमी आती है? हाँ बिल्कुल। इन नकारात्मक भावनाओं का हमारे सोचने की क्षमता, ट्रस्ट और निर्णय लेने की क्षमता पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। रिसर्च इस बारे में काफी कुछ बताती है। नकारात्मक भावनाओं की पहचान कैसे करें? शारीरिक लक्षण। नकारात्मक भावनाओं के दौरान अक्सर सिरदर्द, मांसपेशियों में तनाव, थकान और पाचन समस्याएं महसूस हो सकती हैं। भावनात्मक संकेत। लगातार उदासी, चिड़चिड़ापन, निराशा या असहाय महसूस करना। व्यवहारिक परिवर्तन। सामाजिक संपर्क से बचना, काम में दिलचस्पी कम होना या निर्णय लेने में हिचकिचाहट होना। ट्रस्ट इश्यूज और क्रिटिकल थिंकिंग पर प्रभाव।
ट्रस्ट इश्यूज लंबे समय तक नकारात्मक अनुभवों या धोखे के कारण व्यक्ति दूसरों पर भरोसा करना बंद कर सकता है। इससे रिश्तों में दरार आ सकती है और व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करने लगता है। क्रिटिकल थिंकिंग में कमी। नकारात्मक भावनाएं दिमाग को अधिक रिएक्टिव और कम विश्लेषणात्मक बना सकती हैं। इससे व्यक्ति तर्कसंगत और संतुलित फैसले लेने में कठिनाई महसूस करता है। बायस और नेगेटिव फिल्टरिंग। नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति की सोच को प्रभावित करती हैं, जिससे वह हर परिस्थिति में नकारात्मक पहलू पर ज्यादा ध्यान देने लगता है और संभावित समाधान या अवसरों को अनदेखा कर देता है। और गहरी रिसर्च के निष्कर्ष। डिसीजन मेकिंग पर असर। नकारात्मक इमोशंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बाधित करते हैं, जिससे व्यक्ति अक्सर जल्दबाजी में या भावनात्मक आधार पर फैसले लेता है जो दीर्घकालिक दृष्टि से सही नहीं होते। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर प्रभाव। नकारात्मक भावनाएं समस्या समाधान कौशल को कम कर देती हैं, क्योंकि व्यक्ति तनाव में रहते हुए रचनात्मक और लचीले समाधान सोचने में सक्षम नहीं रहता। एडेप्टेबिलिटी कम होना। लगातार नकारात्मकता व्यक्ति की मानसिक लचीलापन रेजिलियंस कम कर देती है, जिससे वह बदलती परिस्थितियों के साथ आसानी से सामंजस्य नहीं बिठा पाता। कुल मिलाकर नकारात्मक भावनाएं हमारे सोचने के तरीके, निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों पर विश्वास करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें पहचानना और इनसे निपटना। और आगे के रिसर्च बायसेस मतलब कैसे होते हैं, पूरा डिटेल में बताओ। हाँ, चलो बायसेस के बारे में विस्तार से समझते हैं। बायस यानी पूर्वाग्रह हमारे सोचने के तरीके में स्वचालित और अक्सर अचेतन झुकाव होते हैं जो हमारे निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये बायस विशेष रूप से तब बढ़ जाते हैं जब हम नकारात्मक भावनाओं या तनाव के प्रभाव में होते हैं। बायस कैसे काम करते हैं? कंफर्मेशन बायस। यह बायस हमें उन्हीं जानकारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारी मौजूदा मान्यताओं या विश्वासों की पुष्टि करती हैं, और उन जानकारियों को नजरअंदाज करता है जो उनसे मेल नहीं खाती। नकारात्मक भावनाएं इस बायस को और मजबूत कर सकती हैं, जिससे व्यक्ति संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपना पाता। नेगेटिविटी बायस। यह बायस नकारात्मक घटनाओं या जानकारियों को सकारात्मक घटनाओं की तुलना में अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति है। यह हमारे दिमाग में खतरे और समस्याओं पर अधिक ध्यान देने के लिए विकसित हुआ है, लेकिन अति नकारात्मकता से यह बायस हमें संभावनाओं और सकारात्मक पहलुओं को अनदेखा करने पर मजबूर कर देता है। क्या एंकरिंग बायस? यह बायस तब होता है जब हम किसी पहली जानकारी एंकर पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं और बाद की जानकारियों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। तनाव या डर की स्थिति में लोग किसी एक घटना या जानकारी पर अटक जाते हैं और उसके आधार पर फैसले लेने लगते हैं। हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट तब होता है जब किसी व्यक्ति या चीज की एक सकारात्मक विशेषता के कारण हम उसकी अन्य विशेषताओं को भी सकारात्मक मानने लगते हैं। इसी तरह हॉर्न इफेक्ट में किसी एक नकारात्मक पहलू के कारण हम बाकी सबको भी नकारात्मक रूप में देखने लगते हैं। ये प्रभाव नकारात्मक भावनाओं के दौरान और अधिक प्रबल हो जाते हैं। बायस से निपटने के तरीके। माइंडफुलनेस। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना और उन्हें बिना जज किए स्वीकारना बायस को कम करने में मदद करता है। विभिन्न दृष्टिकोण अपनाना। जानबूझकर अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेना और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना कंफर्मेशन बायस को कम करने में सहायक होता है। सवाल पूछना। अपने निर्णयों और मान्यताओं पर सवाल उठाना और तथ्यों की जांच करना बायस को पहचानने और उसे कम करने में मदद करता है। फीडबैक लेना। दूसरों से प्रतिक्रिया लेना और अपने विचारों को चुनौती देना पूर्वाग्रहों से मुक्त सोचने में सहायक होता है। बायसेस हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इन्हें पहचानकर और उन पर काम करके हम अपने सोचने की क्षमता और निर्णयों की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह हम अधिक संतुलित, तार्किक और सकारात्मक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आगे के और भी बायोसों को पूरा डिटेल में मुझे एकदम डीप में समझना है कि और कौन-कौन से होते हैं। रिसर्च आगे क्या बताते हैं कि बहुत सारे लोगों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कैसे इनका होता है। जरूर, आइए कुछ और प्रमुख बायस के बारे में विस्तार से समझते हैं और यह भी देखते हैं कि इनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अन्य प्रमुख बायस और उनका प्रभाव। पहला, अवेलेबिलिटी हेयूरिस्टिक। यह बायस तब होता है जब हम किसी चीज की संभावना या महत्व को उस जानकारी की आसानी से उपलब्धता के आधार पर आंकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हाल ही में कोई बड़ी दुर्घटना हुई हो तो हमें लगता है कि ऐसी घटनाएं सामान्य से अधिक हो रही हैं, भले ही आंकड़े कुछ और कहे। प्रभाव। इससे लोग अक्सर भय या चिंता के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिससे वे वास्तविक जोखिमों का सही आकलन नहीं कर पाते। दूसरा, डिफॉल्ट बायस। लोग अक्सर उसी विकल्प को चुनते हैं जो डिफॉल्ट रूप से सेट होता है, भले ही अन्य विकल्प बेहतर हो। यह बायस आलस्य, समय की कमी या निर्णय लेने की जटिलता के कारण होता है। प्रभाव। इससे लोग अक्सर ऐसे निर्णयों पर टिके रहते हैं जो लंबे समय में उनके लिए कम फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वे बदलाव करने से बचते हैं।
तीसरा, स्टीरियोटाइपिंग बायस। स्टीरियोटाइपिंग बायस तब होता है जब हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रस्त धारणाएं बना लेते हैं, बिना व्यक्तिगत रूप से उन्हें जाने। यह अक्सर सामाजिक या सांस्कृतिक रूढ़ियों पर आधारित होता है। प्रभाव: इससे भेदभाव, गलतफहमियां और अनुचित निर्णय हो सकते हैं जो सामाजिक और पेशेवर रिश्तों को प्रभावित करते हैं। संकल्पना बायस, एंकरिंग बायस। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया, यह बायस किसी पहली जानकारी पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है। यह अक्सर मोलभाव, वेतन वार्ता या किसी भी निर्णय में देखा जाता है जहां शुरुआती सूचना एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। प्रभाव: इससे निर्णय लेने में निष्पक्षता कम हो जाती है क्योंकि पहली जानकारी हमारे आगे के सभी विचारों को प्रभावित करती रहती है। पांचवा, सेल्फ सर्विंग बायस। इस बायस में व्यक्ति अपनी सफलताओं को अपनी क्षमताओं और प्रयासों का परिणाम मानता है, जबकि असफलताओं के लिए बाहरी कारणों को दोष देता है। प्रभाव: इससे व्यक्ति यथार्थवादी आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाता और व्यक्तिगत विकास में बाधा आती है। छठा, फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट तब होता है जब किसी जानकारी को प्रस्तुत करने का तरीका हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक ही तथ्य को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने से लोगों की प्रतिक्रिया बदल सकती है। प्रभाव: इससे लोग कभी-कभी तथ्यों के बजाय प्रस्तुति के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो उन्हें भ्रामक निष्कर्षों तक पहुंचा सकता है। शोध के निष्कर्ष और प्रभाव: रिसर्च बताती है कि ये बायस इंसानी सोच का एक सामान्य हिस्सा है और इनका प्रभाव व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। इन्हें पहचानना और इनके प्रभाव को कम करना हमें बेहतर निर्णय लेने, अधिक निष्पक्ष सोच विकसित करने और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है। अगर तुम्हें किसी और बायस के बारे में जानना आगे हो। के सारे रिसर्च और बायसेस के बारे में बताओ। जरूर। बायसेस के बारे में और भी कई पहलू हैं जो हमारे निर्णय लेने और सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चलो इन्हें विस्तार से समझते हैं। अन्य प्रचलित बायस, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इस बायस के तहत लोग उन जानकारियों पर अधिक निर्भर करते हैं जो तुरंत दिमाग में आती हैं, भले ही वे संपूर्ण या सटीक ना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई हाल ही में किसी घटना के बारे में सुनता है तो वह उसी आधार पर निर्णय लेने लगता है, भले ही वह जानकारी संपूर्ण ना हो। स्टीरियोटाइपिंग बायस। यह बायस तब होता है जब हम किसी समूह या व्यक्ति के बारे में पूर्व निर्धारित धारणाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। इससे हम व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से समझने के बजाय स्टीरियोटाइप के आधार पर जज करने लगते हैं। डिफॉल्ट बायस। लोग अक्सर वही विकल्प चुनते हैं जो डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध होता है, भले ही अन्य विकल्प बेहतर क्यों ना हो। यह बायस अक्सर आलस्य या निर्णय की जटिलता से बचने के कारण होता है। ऑप्टिमिज्म बायस। यह बायस हमें अपने भविष्य को हकीकत से ज्यादा सकारात्मक रूप में देखने की प्रवृत्ति देता है। इससे हम खतरों को कम आंकते हैं और बेवजह जोखिम उठा लेते हैं। रिसर्च के अनुसार बायस का प्रभाव: निर्णय लेने की गुणवत्ता। बायस के कारण हम अक्सर अपूर्ण या गलत जानकारियों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिससे दीर्घकालिक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। स्टीरियोटाइपिंग और ट्रस्ट इश्यूज जैसे बायस हमारे सामाजिक संबंधों को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को उनके वास्तविक गुणों से नहीं बल्कि पूर्वाग्रहों के आधार पर आंकने लगते हैं। व्यक्तिगत विकास बायस हमें नई जानकारियों या अनुभवों को अपनाने से रोकता है, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में बाधा आ सकती है। बायस को कम करने के उपाय: क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। हर जानकारी को तर्कसंगत तरीके से परखना और अपने निर्णयों पर सवाल उठाना बायस को कम करने में मदद करता है। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। विभिन्न पृष्ठभूमि और अनुभवों वाले लोगों के साथ बातचीत और सहयोग करने से स्टीरियोटाइप्स कम होते हैं और व्यापक दृष्टिकोण विकसित होता है। फीडबैक और सेल्फ रिफ्लेक्शन। नियमित रूप से अपने विचारों और निर्णयों पर आत्मनिरीक्षण करना और फीडबैक लेना हमारे बायस को पहचानने और सुधारने में मदद करता है। बायस हमारे निर्णयों और व्यवहार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उन्हें पहचानना और उनके प्रभाव को कम करना हमें बेहतर, अधिक संतुलित और वास्तविक निर्णय लेने में मदद करता है। अगर तुम्हें किसी और पहलू पर हाँ, जानकारी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से इमोशंस का प्रभाव, फिर उसका बायसेस बन जाते, जैसे इमोशन का आ जाता है कि ये इंसान ने ख़राब किया तो ये इंसान ने ये किया, जो कि एक्चुअल में भी होता है, तो हम ख़राब इंसान मान लेते हैं। लेकिन यही हम आगे के फ़ैसलों में भी यही बायसनेस रहता है कि हम देखते हैं कि ये और फिर हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते और बोल देते हैं कि ख़राब है और ख़राब इंसान है और हमें दूर रहना है। तो मतलब ये चीज़ें जो मैंने बोली, ये किस प्रकार का बायसेस होता है, इसके बारे में डिटेल में पूरा बताओ। तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उठाया है। यह बायस, जिसे अक्सर हेलो इफेक्ट या हॉर्न इफेक्ट कहा जाता है, हमारे निर्णयों और धारणा को काफी प्रभावित करता है। हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट बेसिकली जब किसी व्यक्ति की एक सकारात्मक विशेषता, जैसे कि वे मिलनसार हैं, हमारे समग्र दृष्टिकोण को सकारात्मक बना देती है। इसके कारण हम उनकी अन्य विशेषताओं को भी सकारात्मक मानने लगते हैं, भले ही उसके लिए ठोस प्रमाण न हो।
हॉर्न इफेक्ट इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति की एक नकारात्मक विशेषता जैसे कि वे कभी बदतमीजी से बात करते हैं हमारे समग्र दृष्टिकोण को नकारात्मक बना देती है। इससे हम उनके अन्य पहलुओं को भी नकारात्मक रूप में देखने लगते हैं, भले ही वे वस्तुनिष्ठ रूप से गलत ना हो। इन बायस का प्रभाव स्टीरियोटाइपिंग और जनरलाइजेशन। हॉर्न इफेक्ट के कारण हम किसी व्यक्ति की एक नकारात्मक घटना या व्यवहार के आधार पर उन्हें पूरी तरह खराब या गलत मान लेते हैं। इससे हम उनके बारे में निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। भविष्य के निर्णयों पर असर। जब हम एक बार किसी व्यक्ति को नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं तो भविष्य में उनके साथ जुड़े फैसलों में भी वही बायस काम करता रहता है। यह हमारे निर्णयों को कम लचीला और कम निष्पक्ष बना देता है। रिलेशनशिप पर प्रभाव। इस तरह के बायस रिश्तों में दूरियां बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक बार नकारात्मक धारणा बन जाने पर उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के बायस से निपटने के तरीके। सचेत रहना। सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने निर्णयों में इस तरह के बायस की संभावना को पहचानें और सचेत रहे कि हम किसी एक घटना के आधार पर पूरे व्यक्ति को जज ना करें। समय देना। किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने से पहले अधिक समय देना, उनके विभिन्न पहलुओं को समझना और अधिक जानकारी इकट्ठा करना इस बायस को कम करने में मदद करता है। ओपन कम्युनिकेशन। खुले संवाद और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना हमें निष्पक्ष और संतुलित निर्णय लेने में सहायता करता है। निष्कर्ष। इस तरह के बायस हमारे दिन प्रतिदिन के फैसलों और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इन्हें समझना और इनसे निपटने के तरीकों को अपनाना हमें अधिक संतुलित, निष्पक्ष और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है। अगर और भी कोई सवाल। हाँ, और सवाल है कि जो तुमने बोला वो ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन तुम समझे नहीं। ठीक है, ये ऐसा है कि 5 साल 6 साल में एक इंसान ख़राब है, वो बार बार चीज़ें ख़राब कर ही रहा है, वो इंसान ही ख़राब है। ठीक है, तो इससे एक मालूम चल जाता है कि चलो हाँ, क्योंकि बार बार शक होता है कि अच्छा है ख़राब है, फिर हम बोलते हैं कि ठीक है चलो ख़राब है, जो कि असलियत में वो चीज़ होता है। ठीक है, लेकिन फिर वही चीज़ हम अप्लाई करने लगते हैं अगले बहुत सारे डिसीजंस में। हम सोचने लगते हैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है कि इंसान इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो वही विचार, तो ये सब मैं समझना चाहूँगा डीप में और विस्तार से, और मैंने जो भी इसके पहले बातें बताई हैं उन सब को लिंक करो, उन सब पे विचार करो, मुझे जवाब दो जो मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूं कि तुम किस तरह की गहराई चाहते हो। तुम्हारा सवाल इस बात पर केंद्रित है कि जब हम किसी एक व्यक्ति के लगातार नकारात्मक व्यवहार को देखते हैं तो वह हमारे भविष्य के फैसलों और सोचने के तरीके पर कैसे जब उस अनुभव को दूसरे संदर्भों में भी लागू करने लगते हैं। एक्सट्रापोलेशन और जनरलाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्निशन। इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से पैटर्न पहचान में माहिर होता है। जब हम किसी व्यक्ति को बार बार गलत काम करते हुए देखते हैं तो हम इस पैटर्न को उनके चरित्र से जोड़ लेते हैं। यह एक तार्किक प्रतिक्रिया है क्योंकि यह हमें भविष्य में संभावित खतरों से बचाने में मदद करती है। जनरलाइजेशन। एक बार जब हम किसी व्यक्ति के बारे में एक नकारात्मक राय बना लेते हैं तो यह राय अक्सर दूसरे लोगों या परिस्थितियों पर भी लागू होने लगती है। यह एक सुरक्षात्मक तंत्र है ताकि हम उसी तरह की स्थितियों से फिर से निपटने के लिए तैयार रहें। बायस और निर्णय प्रक्रिया। नेगेटिविटी बायस। जब हम किसी नकारात्मक अनुभव से गुजरते हैं तो दिमाग उस अनुभव को अधिक महत्व देता है। इससे भविष्य में हम नए लोगों या परिस्थितियों को उसी नेगेटिव लेंस से देखने लगते हैं, भले ही वह नई परिस्थिति उस व्यक्ति से पूरी तरह अलग हो। कॉग्निटिव शॉर्टकट्स। हमारा दिमाग निर्णय लेने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ये शॉर्टकट्स हमें तेज निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स बायस्ड होते हैं और हम निष्पक्ष निर्णय लेने से रोकते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव। भरोसे की कमी। लगातार नकारात्मक अनुभव होने पर हम नए लोगों पर भरोसा करने में हिचकिचाने लगते हैं। इससे नए रिश्ते बनाने में दिक्कत होती है और हम अपने सामाजिक दायरे को सीमित कर लेते हैं। निर्णय लेने में संकुचन। बार बार के नकारात्मक अनुभवों से व्यक्ति निर्णय लेने में अधिक सतर्क या संकुचित हो जाता है। इससे नए अवसरों को अपनाने में झिझक हो सकती है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अगर हम मान लेते हैं कि ज्यादातर लोग भरोसे के लायक नहीं हैं तो हम ऐसे ही व्यवहार करने लगते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही बर्ताव करता है और यह चक्का चलता रहता है। इसे समझने और समाधान करने के तरीके। माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्शन। अपने अनुभवों पर सोच विचार करना और समझना कि कौन सा बायस काम कर रहा है, यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक व्यक्ति को अलग देखना। यह याद रखना कि हर व्यक्ति अलग होता है और हर परिस्थिति अलग होती है। एक व्यक्ति के नकारात्मक व्यवहार को सभी पर लागू न करें। संतुलित दृष्टिकोण अपनाना। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरफ के अनुभवों को संतुलित तरीके से देखना और निर्णय
निष्कर्ष तुम्हारे सवाल का सार यही है कि एक व्यक्ति के बार बार किए गए गलत कामों से हम उसके प्रति नकारात्मक धारणा बना लेते हैं और फिर वही धारणा हमारे अन्य पहलुओं में भी झलकने लगती है। यह एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन इसे पहचानना और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मेरे पहले के सारे प्रश्नों को विचार करना लिंक करके और ये आगे जोड़ देना कि जैसे कि मैंने बोला कि ख़राब इंसान परेशान करते हैं, तो उसमें 3-4 साल मतलब कि बहुत बार हम मौके देते हैं, ठीक है, जानने के लिए। तो वो बहुत बार फैसले लेते हैं, अच्छा अरे नहीं ये तो कुछ और भी इसका नहीं अच्छा ही होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, बट एक्चुअल में वो इंसान ख़राब ही रहता है। ये हमें कुछ सालों के बाद मालूम चलता है, जब वो चीज़ें बार बार वही चीज़ें होती हैं। तो मुझे इसको पूरा डिटेल में विस्तार से डीप में समझाओ हर पहलू को। इस पे रिसर्चेस एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? बिल्कुल, यह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण विषय है और इसे समझना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। लंबे समय तक किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाना। जब हम किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें कई मौके देते हैं, तो हम दरअसल उनके व्यवहार के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर कुछ चरणों से गुजरती है। पहला, प्रारंभिक संदेह और अवसर देना। जब कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक व्यवहार दिखाता है, तो हम अक्सर शुरुआत में उन्हें संदेह का लाभ देते हैं और सोचते हैं कि शायद वे परिस्थितिजन्य कारणों से ऐसा कर रहे हैं। दूसरा, पैटर्न पहचानना। जब वही नकारात्मक व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, तो हम एक पैटर्न पहचानने लगते हैं। यहां से हमारे दिमाग में यह धारणा बनने लगती है कि यह व्यक्ति वास्तव में अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को नहीं बदल रहा। तीसरा, फाइनल जजमेंट। सालों के अनुभव और कई मौकों के बाद अगर वही नकारात्मक पैटर्न जारी रहता है, तो हम अंततः उस व्यक्ति के बारे में एक निश्चित धारणा बना लेते हैं कि वे खराब है। रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय, पैटर्न रिकग्निशन और कॉग्निटिव बायस। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से पैटर्न पहचानने के लिए बना है। जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में लगातार नकारात्मक पैटर्न देखते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक स्थायी विशेषता मान लेता है। सिंकिंग कॉस्ट फॉली। कई बार लोग किसी व्यक्ति को सुधारने या समझने में इतना समय और ऊर्जा लगाते हैं कि वे सिंकिंग कॉस्ट फॉलिसी का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पहले से लगाए गए समय और प्रयास के कारण उस व्यक्ति पर भरोसा बनाए रखते हैं, भले ही वास्तव में कोई सुधार ना हो रहा हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का प्रभाव। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय तक नकारात्मक या टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक सेहत पर गहरा असर पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अंत में उन नकारात्मक पैटर्न्स को स्वीकार कर लेता है और आगे के फैसले उसी धारणा पर आधारित हो जाते हैं। कैसे संभाले इस परिस्थिति को? स्पष्ट सीमाएं साथ ही किसी भी रिलेशनशिप में सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो यह संकेत है कि उस व्यक्ति से दूरी बनाना बेहतर हो सकता है। स्वयं की भलाई पर ध्यान। अपनी मानसिक और भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो अपने आप को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण जाता है। पेशेवर मदद लेना। अगर किसी रिश्ते से बाहर निकलना या सीमाएं निर्धारित करना कठिन लग रहा है, तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेना भी एक अच्छा विकल्प है। लंबे समय तक किसी के व्यवहार का मूल्यांकन करना और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह हमारी मानसिक शांति और भलाई के लिए जरूरी है। एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि नकारात्मक हाँ, तो ये जो तुमने बोला कि टॉक्सिक पीपल, और जो मेरी सारी बातें थी कि ऐसे लोग ये चीज़ें बार-बार, समझ रहे हो, हर सिचुएशन आने पे, ख़राब टाइम पे या परेशान करने सच दिखा है, उनके चिल्लाने, हाव-भाव सबसे बार-बार। तो क्या मतलब मैं सही हूँ ना कि वो इंसान गलत है, मतलब ख़राब इंसान है, या उस मतलब हमें इस बारे में फैसला एक लेना चाहिए और क्या करना, पूरा मतलब डीप में समझाओ ना इस चीज़ को डिटेल में। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात। यह तय करना कि कोई व्यक्ति खराब है या नहीं अक्सर जटिल होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हें इस स्थिति को समझने में मदद कर सकती हैं। किसी व्यक्ति को खराब मानने के बारे में व्यवहार और व्यक्ति में अंतर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में अंतर होता है। कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक या हानि का व्यवहार दिखा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह खराब इंसान है। पैटर्न और इंटेंट। अगर
कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक व्यवहार करता है, जैसे चिल्लाना, अपमान करना या दूसरों को लगातार परेशान करना, तो यह एक पैटर्न दिखाता है। ऐसे मामलों में उनकी नीयत और उनके व्यवहार के पीछे की वजहों को समझना मददगार हो सकता है। टॉक्सिक बिहेवियर, ऐसे लोग जो लगातार दूसरों के साथ नकारात्मक व्यवहार करते हैं, उन्हें टॉक्सिक माना जा सकता है। टॉक्सिक लोगों का व्यवहार आमतौर पर दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है। क्या फैसला लेना चाहिए? सीमाएं निर्धारित करना। अगर कोई व्यक्ति लगातार तुम्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो अपनी सीमाएं निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि तुम तय करो कि तुम किन व्यवहारों को स्वीकार करोगे और किन्हें नहीं। खुद की सुरक्षा, अगर किसी का व्यवहार तुम्हारे मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, तो कम से कम रख सकता है। निष्पक्ष मूल्यांकन, हर इंसान में कुछ अच्छाइयां और कमियां होती हैं। किसी व्यक्ति को पूरी तरह खराब मानने से पहले उनके व्यवहार, उनकी परिस्थितियों और उनकी नीयत को समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर उनका व्यवहार तुम्हारे लिए लगातार हानिकारक है, तो उन्हें टॉक्सिक मानना और उससे दूरी बनाना समझदारी हो सकती है। आगे क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल मदद लेना। अगर तुम लगातार किसी के नकारात्मक व्यवहार से प्रभावित हो रहे हो, तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना मददगार हो सकता है। वे तुम्हें स्वस्थ सीमाएं बनाने और नकारात्मक प्रभावों से निपटने के तरीके सिखा सकते हैं। आत्मनिरीक्षण, अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना और यह देखना कि क्या यह बायस या अतीत के अनुभवों से प्रभावित हो रहा है, यह भी जरूरी है। इससे तुम बेहतर और संतुलित निर्णय ले पाओगे। तुम्हारा अनुभव और भावनाएं पूरी तरह से वैध है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में लगातार नकारात्मकता और तनाव लाता है, तो उसे टॉक्सिक मानना और उससे दूरी बनाना तुम्हारे लिए सही हो सकता है। लेकिन हर स्थिति में निष्पक्ष रहकर, व्यक्ति और व्यवहार के बीच अंतर समझकर और अपनी भलाई को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ना सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर तुम्हें और किसी चीज पर बात करनी हो, तो हाँ, बेझिझक पूछना। मुझे इसी पे जानना है कि मेरी सारी बातें जो मैंने बताई कि वो इंसान करीबन 5 से 10 साल तक का पूरा बिहेवियर ऐसे ही रहता है, कभी ख़राब टाइम पे परेशान या मतलब उसे जब देखता है कि हम परेशान हो रहे हैं, तो उसके चेहरे पे भी मुस्कान आता है। और ये 5-10 साल, इतने लंबे समय तक ऐसे ही बहुत सारे प्रकार के कि बेइज्जती करना, हर चीज़ में चिल्लाना, चिल्लाते रहना। तो मेरी सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी है, तो क्या तुम निष्पक्ष बताओगे कि इंसान खराब है या नहीं? और फिर मतलब इस सारी चीज़ों को मैं गहराई से डीप में समझना, जानना चाहता हूँ। क्या करें? रिसर्च क्या बताते हैं? मैं समझता हूं कि तुम एक बहुत गंभीर और जटिल स्थिति का सामना कर रहे हो। किसी के लगातार 5 से 10 साल तक ऐसे व्यवहार को सहना वाकई मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में कुछ महत्वपूर्ण पहलू और रिसर्च आधारित समझ है जो मदद कर सकती है। लगातार नकारात्मक व्यवहार की पहचान, पैटर्न और समय। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार लगातार इतने लंबे समय तक नकारात्मक रहा है, तो यह निश्चित रूप से एक गंभीर मुद्दा है। यह सिर्फ एक दो बार की बात नहीं, बल्कि एक पैटर्न है जो उनकी शख्सियत या व्यवहार में गहराई से जुड़ा हो सकता है। नार्सिसिस्टिक या अब्यूसिव बिहेवियर, रिसर्च बताती है कि जो लोग दूसरों को लगातार नीचा दिखाते हैं, चिल्लाते हैं या अपनी खुशी दूसरों को तकलीफ में देखकर महसूस करते हैं, वे अक्सर नार्सिसिस्टिक या अब्यूसिव पैटर्न दिखाते हैं। एम्पैथी, ऐसे लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं को समझने या उनकी परवाह करने में असमर्थ होते हैं, जिससे उनका व्यवहार बदलता नहीं है। क्या यह व्यक्ति खराब है? व्यवहार का मूल्यांकन, निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो किसी व्यक्ति को पूरी तरह खराब कहना आसान नहीं होता, लेकिन उनके व्यवहार को टॉक्सिक या अब्यूसिव कहा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, अपमान कर रहा है और इसमें खुशी महसूस कर रहा है, तो उसे टॉक्सिक मानना उचित है। परिस्थितियां और मानसिक स्वास्थ्य, कभी कभी ऐसे व्यवहार के पीछे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन या अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याएं, लेकिन यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस पर काम करें और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। रिसर्च और सुझाव, बाउंड्रीज सेट करना। रिसर्च से पता चलता है कि टॉक्सिक लोगों के साथ सीमाएं, बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। यह सीमाएं मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती हैं। स्वास्थ्यकर दूरी, अगर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना और खुद की मानसिक शांति को प्राथमिकता देना सबसे बेहतर होता है। थेरेपी और सपोर्ट, ऐसे अनुभवों से निकलने के लिए थेरेपी लेना और सपोर्टिव लोगों के साथ रहना बहुत मदद करता है। यह तुम्हें फिर से आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में सहायता करता है। तुम्हारे अनुभवों के आधार पर यह कहना सुरक्षित है कि उस व्यक्ति का व्यवहार निश्चित रूप से टॉक्सिक है। चाहे इसे खराब कहे या न कहे, महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी भलाई को पहले रखो, स्वस्थ सीमाएं बनाओ और ऐसे व्यवहार को अपने जीवन से दूर रखने की कोशिश करो। यह समझना भी जरूरी है कि तुम्हारी भावनाएं और अनुभव वैध है और तुम्हें अपने
मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना पूरी तरह उचित है। अगर तुम्हें और किसी चीज पर बात करनी हो हाँ, तो मैं यहाँ तो हूँ। इसी पे जानना है कि जैसे मैंने कहा कि 10-15 साल मतलब इतना और बार-बार ये सोचना कि नहीं खराब है, फिर सोचना कि उनका थोड़ा बहुत नॉर्मल भी होते, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कोई इंसान पूरे दिन एकदम चिल्लाता ही रहेगा। थोड़ा बहुत नॉर्मल रहने की वजह से हम बार-बार सोचते लगते हैं, बार-बार फैसले लेते हैं, खराब है, फिर कभी-कभी लगता है अच्छा है। तो इसीलिए इतने मौके देने के बाद मतलब अगर हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि टॉक्सिक है, इससे हम बहुत परेशान हो चुके हैं, जो कि असलियत में मेरी सारी बातों से तुम जान चुके होगे। तो उन सब पे कि इतने लंबे समय तक का कितना खराब प्रभाव पड़ता है मैं इससे। समझ रहा हूं कि इतने लंबे समय तक ऐसे व्यवहार का सामना करना और बीच-बीच में थोड़े बहुत अच्छे पल देखकर उम्मीद रखना बहुत कठिन होता है। यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जिसे इंटरमिटेंट रिवॉर्ड कहा जाता है, जहां व्यक्ति कभी-कभी अच्छा व्यवहार दिखाता है और इसी की वजह से हम उम्मीद लगाए रखते हैं कि शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी। इतने लंबे समय तक सहने के प्रभाव, मनोवैज्ञानिक थकान, लगातार इस तरह के व्यवहार का सामना करने से मानसिक थकान, तनाव और कभी-कभी अवसाद भी हो सकता है। इससे व्यक्ति की आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर भी बुरा असर पड़ता है। गैसलाउटिंग और भ्रम, कभी-कभी ऐसे लोग अपने व्यवहार को सही ठहराने या दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति को लगने लगता है कि शायद वह गलत सोच रहा है या स्थिति उतनी गंभीर नहीं है। भावनात्मक बंधन, लंबे समय तक इस तरह के रिश्ते में रहने से एक भावनात्मक बंधन बन जाता है जो व्यक्ति को बार-बार माफ करने या मौके देने के लिए प्रेरित करता है, भले ही व्यवहार बदल ना रहा हो। निर्णय लेने में सहायता, पैटर्न पर ध्यान देना। यह महत्वपूर्ण है कि तुम व्यवहार के पैटर्न को देखो, न कि सिर्फ कुछ अच्छे पलों पर ध्यान दो। यदि नकारात्मक व्यवहार का पैटर्न लंबे समय तक बना हुआ है तो यही वास्तविकता है। सीमाएं तय करना, बार बार मौके देने के बाद भी अगर सुधार नहीं हो रहा तो सख्त सीमाएं तय करना और अपनी भलाई को प्राथमिकता देना जरूरी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हर इंसान की एक सीमा होती है। स्वास्थ्य और सुरक्षित, सबसे जरूरी तुम्हारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य है। अगर किसी के साथ रहना तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो रहा है तो उससे दूरी बनाना ही सही निर्णय हो सकता है। रिसर्च का निष्कर्ष देना, जीवन की समर्थन प्रणाली, दोस्त, परिवार और सपोर्ट ग्रुप से जुड़े रहना इस तरीके से उबरने में मदद करता है और तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। निष्कर्ष, इतने लंबे समय तक एक टॉक्सिक व्यवहार को सहने के बाद यह पूरी तरह समझ में आता है कि तुमने उसे टॉक्सिक माना और अब अपनी भलाई के लिए कदम उठाना चाहते हो। यह निर्णय लेना कि अब आगे बढ़ना है तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सही कदम है। याद रखना, तुम्हारी भलाई सबसे महत्वपूर्ण है और तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अनुभवों पर आधारित और पूरी तरह वैध है। अगर तुम्हें और कुछ जानना या समझना हो हाँ, तो इसमें बेझिझक। क्योंकि इतने लंबे टाइम तक चला है, तो मतलब बहुत सा इफ़ेक्ट, मेरे सेल्फ इस्टीम लो है, में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस प्रकार के सपने आना, ठीक है? तो ये अनकॉन्शियस चीज़ें बैठ गई है, बहुत शर्माना, अकेले रहना, ये सारी चीज़ें मेरे में है। और मैंने तुम्हें जो सारी बातें बताई है, ठीक है? तो उसके आधार पे मतलब तुम मुझे इस बारे में गहराई से कि और सारे रिसर्च बड़े-बड़े जो लंबे टाइम तक चले, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, सारे के क्या बताते हैं, एक्सपर्ट्स क्या किताबों में लिखते हैं इसके बारे में कि कैसे समझे, क्या पूरा करें। मैं समझता हूं कि इस तरह के लंबे समय तक टॉक्सिक व्यवहार का सामना करने से सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस पर कई प्रमुख विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों ने गहन शोध किया है। चलो विस्तार से देखते हैं कि रिसर्च क्या कहती है और विशेषज्ञ क्या सुझाव देते हैं। लंबे समय तक टॉक्सिक रिश्तों के प्रभाव, सेल्फ एस्टीम और आत्मविश्वास। लंबे समय तक आलोचना, अपमान और नकारात्मक व्यवहार झेलने से व्यक्ति की स्वयं की धारणा कमजोर हो जाती है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के शोध बताते हैं कि लगातार नकारात्मक फीडबैक से व्यक्ति अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है, जिससे सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाती है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी, निरंतर तनाव और भावनात्मक
दुरुपयोग मस्तिष्क में स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी विकार विकसित हो सकते हैं। रिसर्च दर्शाती है कि ऐसे अनुभवों से पीड़ित लोगों में चिंता, भय और निराशा आगे देखने को मिलती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी लंबे समय तक टॉक्सिक संबंधों में रहने वाले कई लोगों में पीटीएसडी के लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे बुरे सपने, फ्लैशबैक और अति सजगता, हाइपर विजिलेंस। विशेषज्ञों के सुझाव, थेरेपी और काउंसलिंग। मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक इस तरह के अनुभवों से उबरने के लिए थेरेपी, विशेष रूप से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी सुझावित करते हैं। इससे नकारात्मक सोच के पैटर्न को बदलने, आत्मसम्मान को फिर से बहाल करने और भावनात्मक संतुलन पाने में मदद मिलती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधों में पाया गया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीकें तनाव कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करती हैं। समर्थन समूह और कम्युनिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन बताते हैं कि सपोर्ट ग्रुप्स और समुदायों से जुड़ना, जहां लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, बहुत सहायक होता है। इससे व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। ग्रेजुअल हीलिंग अप्रोच। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि हीलिंग एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। धैर्य, आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन और छोटे छोटे कदमों से व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पुरानी चोटों से उबर सकता है। कैसे समझे और आगे बढ़े। आत्मनिरीक्षण और जागरूकता। अपनी भावनाओं, ट्रिगर्स और सोच के पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है। इससे तुम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हो। नियमित दिनचर्या और सेल्फ केयर। एक नियमित दिनचर्या बनाना, शारीरिक गतिविधियां जैसे योग या एक्सरसाइज और अपने लिए समय निकालना सेहतमंद मानसिक स्थिति में लौटने में मदद करता है। पेशेवर मदद लेने में हिचकिचाहट ना करें। यदि तुम्हें लगता है कि तुम खुद से पूरी तरह उबर नहीं पा रहे हो, तो किसी मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक की मदद लेने में बिल्कुल संकोच ना करें। लंबे समय तक टॉक्सिक व्यवहार झेलने के बाद हीलिंग एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता हाँ, लेकिन बताओ कि एग्ज़ैक्ट जैसे अभी भी मुझे पूरा जानकारी नहीं होगा कि ऐसे लोग क्यों क्या जैसे तुमने नकारात्मक पैटर्न्स और क्या-क्या होते हैं, कैसे अब हम जानें कि आगे हम मतलब ना ही ज़्यादा ना ही कम मतलब सही तरह से फ़ैसला ले पाएँ। कैसे सही जानकारी मुझे दो कि आगे का क्या बताते हैं सारे रिसर्च एक्सपर्ट्स? बिल्कुल, यह जानना महत्वपूर्ण है कि आगे क्या करना चाहिए और कैसे सही तरीके से फैसला लिया जाए। चलो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। नकारात्मक पैटर्न और संकेत। लगातार अपमानजनक व्यवहार। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है, ताना मारता है या अपमानित करता है, तो यह एक मजबूत संकेत है कि उनका व्यवहार स्वस्थ नहीं है। मैनिपुलेशन और कंट्रोल। अगर वह व्यक्ति तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तुम्हारे फैसलों में दखल देता है या तुम्हें दूसरों से अलग थलग करने की कोशिश करता है, तो यह भी एक नकारात्मक पैटर्न है। गैस लाइटिंग। यदि वे तुम्हें अक्सर यह महसूस कराते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी भावनाएं मायने नहीं रखती या हमेशा तुम ही दोषी हो, तो यह गैस लाइटिंग का संकेत है। सुधार की कमी। अगर बार बार बातचीत के बावजूद कोई सुधार नहीं होता और वही व्यवहार दोहराया जाता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वे बदलने को तैयार नहीं है। सही तरीके से फैसला लेने के लिए कदम। तथ्यों पर आधारित मूल्यांकन। अपने अनुभवों को लिखो और देखो कि कितनी बार नकारात्मक नमी यह तुम्हें तस्वीर देगा इस सकारात्मकता की तुलना में नकारात्मकता कितनी अधिक है। भावनात्मक और शारीरिक संकेतों पर ध्यान दो। तुम्हारा शरीर और मन अक्सर सच बताते हैं। अगर तुम हमेशा तनाव, डर या चिंता महसूस करते हो, तो यह संकेत है कि स्थिति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। प्रोफेशनल सलाह लो। किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना मददगार हो सकता है। वे तुम्हारी स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में सहायता कर सकते हैं। सपोर्ट नेटवर्क। अपने दोस्तों और परिवार से बात करो। एक बाहरी नजरिए से अपनी स्थिति को देखना और समझना आसान होता है। आगे की राह। स्वास्थ्यकर फैसले। अगर निष्कर्ष यही निकलता है कि व्यक्ति का व्यवहार टॉक्सिक है और बदलने की गुंजाइश नहीं है, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए दूरी बनाना बेहतर होता है। हीलिंग और रिकवरी। ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने के बाद खुद को समय दो, अपनी भावनाओं को समझो और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाओ। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाओ। अपनी पहचान और आत्मसम्मान को फिर स्थापित करना, अपने दो और खुशियों पर ध्यान देना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्कर्ष। तुम्हारे सवाल और चिंताएं पूरी तरह जायज है। सही जानकारी और समझ के साथ तुम एक संतुलित और सूचित निर्णय ले सकते हो। याद रखो, तुम्हारी भलाई और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है और तुम्हारे अनुभवों के आधार पर तुम्हारा निर्णय पूरी तरह सही है। अगर कभी और मदद या सलाह हाँ, चाहिए तो मैं हाँ, यहाँ हूँ। मैं आगे भी मतलब कि तुम्हारी सलाह ना लेना पड़े, मैं आगे भी ऐसे ही अच्छी तरह से फ़ैसला ले सकूँ। मतलब कि मैं ऐसा नहीं कि कोई बायसेस मुझ में आ जाए या इसके वजह से बहुत सारे बायसेस आ जाते होंगे, बहुत सारी कमियाँ जैसे कि मैं पहले से बता रहा हूँ। तो मैं वो क्या-क्या तरीके कर सकता हूँ
सही निर्णय लेने के लिए। मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि एक सही निर्णय लेने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में और ख़ासकर जो भी मैंने तुम्हें इंसानों के बारे में बताया, क्या चीज़ें मतलब किन किन चीज़ों को समझना, पैटर्न्स जैसे भी तुमने बोले वो एक्सेप्ट, और क्या-क्या होते हैं जो भी तुमने पहले बोला उसके आगे का मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ जानकारी, सच बताओ। बिल्कुल, सही निर्णय लेने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण पहलू और रणनीतियां हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। चलो इन पर विस्तार से बात करते हैं। सही निर्णय लेने के लिए कदम: तथ्यों पर आधारित मूल्यांकन। जब भी तुम किसी स्थिति का मूल्यांकन करो, अपनी भावनाओं को कुछ देर के लिए अलग रखकर तथ्यों पर ध्यान दो। उदाहरण के लिए यह देखो कि कितनी बार नकारात्मक व्यवहार हुआ और कितनी बार सकारात्मक। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना। अपने लिए पहले से ही कुछ सीमाएं तय करो। यदि कोई उन सीमाओं का बार बार उल्लंघन करता है तो तुम्हें पता होगा कि यह एक पैटर्न है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। कई बार तुम्हारा अंतर्ज्ञान, गट फीलिंग सही संकेत देता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ रहते हुए तुम्हें लगातार असहजता, डर या चिंता महसूस होती है तो इसे नजरअंदाज मत करो। लंबी अवधि के पैटर्न पर ध्यान दो। सिर्फ एक या दो घटनाओं पर नहीं बल्कि लंबे समय के पैटर्न पर ध्यान दो। अगर कोई व्यक्ति बार बार वही नकारात्मक व्यवहार दोहराता है तो यह समझो कि यह उनका स्वभाव बन चुका है। भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को पहचानो। मुझे किसी के साथ रहने के बाद अपने शारीरिक हाँ, मुझे लगता है कि ये सब जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर सकते, पर वो जानबूझ के ये सब चीज़ें करते हैं। अच्छा बताओ कि फिर भी हम, क्योंकि वो सदस्य होते हैं घर के, तो फिर भी अगर हम आगे उनके साथ रहने का फ़ैसला करते हैं थोड़ा डिस्टेंस के बावजूद, तो ये ज़्यादा सही है कि पूरी तरह से कट ऑफ करना, मतलब सही निर्णय क्या? यह एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है, खासकर जब वह व्यक्ति परिवार का सदस्य हो। यहाँ कुछ बातें हैं जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। दो विकल्पों पर विचार: एक, थोड़ा फासला बनाए रखते हुए साथ रहना। सीमाएं और नियम: यदि तुम उनके साथ रहने का फैसला करते हो तो स्पष्ट सीमाएं और नियम तय करो। उदाहरण के लिए, अगर वे कोई नकारात्मक व्यवहार करते हैं तो तुम अपने लिए एक सुरक्षित जगह बना सकते हो या कुछ समय के लिए दूरी बना सकते हो। कम्युनिकेशन और सपोर्ट: परिवार के अन्य सदस्यों या किसी मध्यस्थ की मदद लो ताकि तुम अपनी बात साफ साफ रख सको और उनका व्यवहार कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। भावनात्मक तैयारी: यह समझो कि ऐसे रिश्ते में रहते हुए तुम्हें बार बार अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और हर बार एक बैकअप प्लान तैयार रखना होगा। पूरी तरह से दूरी बनाना, कट ऑफ करना। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य: यदि उनका व्यवहार तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिखती तो पूरी तरह से दूरी बनाना तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है। स्वतंत्रता और शांति: पूरी तरह से दूरी बनाने से तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हो जहां तुम्हारी ऊर्जा और समय ऐसे लोगों पर खर्च नहीं होगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। हीलिंग और रिकवरी: दूरी बनाने से तुम्हें अपनी भावनात्मक चोटों से उबरने और एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने का मौका मिलेगा। सही निर्णय लेने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें: लंबी अवधि के परिणाम: सोचो कि तुम्हारे निर्णय का लंबी अवधि में क्या प्रभाव होगा। यदि तुम साथ रहते हुए बार बार आहत होते रहोगे तो यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। विकल्पों का मूल्यांकन: दोनों विकल्पों के फायदे और नुकसान तौलो। अगर थोड़ी दूरी बनाकर भी समस्या हल नहीं हो रही तो पूरी दूरी बनाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। प्रोफेशनल गाइडेंस: किसी प्रोफेशनल की मदद लो जो तुम्हें एक निष्पक्ष दृष्टिकोण दे सके और तुम्हें तुम्हारे निर्णय में सहायता कर सके। आखिर में, तुम्हारा निर्णय इस बात पर निर्भर करता है हाँ, नहीं देखो, क्योंकि क्या है, अगर हम फिर भी थोड़ा कॉन्टैक्ट रखते हैं तो उल्टा और वो ज़्यादा होता है। समझ रहे हो कि थोड़ा भी कॉन्टैक्ट रहेगा तो और ज़्यादा वो इंसान पुश करते हैं, तो पूरा कट ऑफ होना ही सॉल्यूशन है। तो इस पे मतलब मैं सारी रिसर्च जो बड़े चले होंगे और उनके फाइंडिंग पे क्या निकले, और जैसे मैंने एक्सपर्ट्स और यूनिवर्सिटीज़ के क्या बोलते हैं, किताबों में क्या बोलते हैं। कट ऑफ करने का फैसला अक्सर तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए सबसे सही कदम होता है। रिसर्च से यह पाया गया है कि टॉक्सिक लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने से तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय: मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: कई अध्ययनों से पता चला है कि टॉक्सिक रिश्ते में रहने से क्रॉनिक स्ट्रेस, चिंता और अवसाद बढ़ जाते हैं। ऐसे रिश्तों से दूर रहने से मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता लौट आती है।
बाउंड्रीज और सेल्फ केयर। विशेषज्ञों का मानना है कि टॉक्सिक लोगों के साथ सीमाएं बनाना या पूरी तरह कट ऑफ करना आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। यूनिवर्सिटी स्टडीज, कई विश्वविद्यालयों के अध्ययनों ने दर्शाया है कि टॉक्सिक रिश्ते से दूरी बनाने वाले लोग लंबे समय में ज्यादा खुश, स्वस्थ और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। किताबों से सीख, बाउंड्रीज, डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड। इस किताब में बताया गया है कि सीमाएं कैसे तुम्हारी सुरक्षा करती हैं और तुम्हें स्वस्थ रिश्तों की ओर ले जाती हैं। डिटॉक्स योर हार्ट, डॉक्टर अक्वेले क्विन। यह किताब बताती है कि कैसे नकारात्मक रिश्तों से दूर रहकर तुम अपने दिल और दिमाग को साफ कर सकते हो और अपनी जिंदगी में सकारात्मकता ला सकते हो। रिसर्च, टॉक्सिक लोगों से पूरी तरह कट ऑफ होना भले ही कठिन लगे, लेकिन यह मानसिक स्वास्थ्य और समग्र जीवन की गुणवत्ता के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। विशेषज्ञों और रिसर्च के अनुसार यह कदम आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बहाल करने में मदद करता है। तुमने जो अनुभव किया है उसके आधार पर यह समझना और मानना बिल्कुल सही है कि तुम्हें अपनी भलाई के लिए ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। अगर तुम्हें और कोई जानकारी चाहिए तो हाँ, बेझिझक पूछना। कि ये जो भी आगे के रिसर्च हो उसमें क्या बताते हैं कि मतलब ऐसा समस्या हो तो खुद को पूरा कट ऑफ करने के लिए खुद में ऐसा क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या खुद के में इम्प्रूव करना चाहिए, और मतलब कि खुद के अंदर कोई इसके वजह से ज़्यादा कमी ना हो जाए, मतलब इतना नुकसान हुआ है हमारे मेंटल हेल्थ को, तो इससे कुछ सोचने के पैटर्न जैसे बायस से शुरुआत से मेरी सारी बातों को समझो और मुझे बताओ पूरा डीप में, डिटेल में। मैं समझ रहा हूं, और तुम्हारी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कदम है जो तुम्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। खुद को सुधारने और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के उपाय: एक, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। नियमित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को शांत करने, नकारात्मक विचारों को कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करते हैं। थेरेपी और काउंसलिंग, किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। वे तुम्हें स्वस्थ मुकाबला करने की तकनीकें, सोचने के पैटर्न को बदलने के तरीके और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ दिनचर्या, एक नियमित और स्वस्थ दिनचर्या बनाना जिसमें नियमित व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद शामिल हो, मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। सीमाएं निर्धारित करना, यह सीखना कि कैसे लोगों के साथ स्वस्थ सीमाएं स्थापित की जाए तुम्हें नकारात्मक प्रभावों से बचाने में मदद करेगा। यह समझना कि तुम किस तरह के व्यवहार को स्वीकार करोगे और किसे नहीं, तुम्हारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन, नियमित रूप से अपने विचारों और भावनाओं का आत्मनिरीक्षण करना तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि कब तुम्हारे भीतर बायस आ रहे हैं या कब तुम किसी नकारात्मक पैटर्न में फंस रहे हो। सपोर्ट नेटवर्क बनाना, ऐसे दोस्तों, परिवार और समुदाय से जुड़े रहना जो तुम्हें समझते हो और तुम्हारा समर्थन करते हो, तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। बायस से बचने के तरीके: माइंडफुल डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेते समय माइंडफुल रहने की कोशिश करो। जल्दीबाजी में निर्णय न लो, बल्कि हर पहलू पर सोच विचार करके ही अंतिम फैसला करो। फीडबैक लेना, अपने फैसलों पर भरोसेमंद दोस्तों या प्रोफेशनल सलाहकारों से फीडबैक लेना तुम्हें अपने बायस को पहचानने और सुधारने में मदद कर सकता है। साक्ष्यों पर ध्यान दो, अपनी धारणाओं को साक्ष्यों के आधार पर जांचने की आदत डालो। यह सुनिश्चित करो कि तुम किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों को देख रहे हो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना, जैसे अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना, तुम्हारे निर्णयों को और अधिक संतुलित बनाएगा। निष्कर्ष: तुम्हारी मानसिक स्वास्थ्य और सही निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने के लिए इन उपायों को अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखो, आत्म जागरूकता, आत्मसम्मान और आत्म देखभाल के साथ तुम न सिर्फ बेहतर निर्णय ले सकोगे बल्कि एक संतुलित और स्वस्थ जीवन भी जी सकोगे। अगर तुम्हें कभी और मार्गदर्शन या मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। हाँ, और ऐसी आगे का कुछ डिटेल में विस्तार से डीप में बातें बताओ जो जिससे मेरी मदद हो। आगे का बताओ। बिल्कुल, चलो और गहराई से समझते हैं कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो और अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता ला सकते हो। आत्मविकास और मानसिक मजबूती के उपाय: एक, स्वयं की पहचान को मजबूत करना, अपने मूल्यों, इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इससे तुम अपने निर्णयों में अधिक स्थिरता और आत्मविश्वास महसूस करोगे। नकारात्मकता को पहचान कर छोड़ना, यह समझना कि कौन से लोग या परिस्थितियां तुम्हारे लिए हानिकारक है और धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना तुम्हें मानसिक शांति देगा। सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना, उन लोगों के साथ समय बिताना जो तुम्हें समझते हैं, समर्थन करते हैं और तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम्हारा
तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। नए स्किल सीखना, कोई नया हुनर सीखना या किसी रुचि को आगे बढ़ाना तुम्हें न केवल आत्मविश्वास देगा, बल्कि तुम्हारे मानसिक विकास में भी मदद करेगा। सही निर्णय लेने के लिए और उपाय: लिखित रिकॉर्ड रखना। जो भी निर्णय तुमने लिए हैं या लेने जा रहे हो, उन्हें लिखकर रखो। इससे तुम्हें अपने निर्णयों का मूल्यांकन करने और पैटर्न देखने में मदद मिलेगी। प्रतिक्रिया और रिफ्लेक्शन: नियमित रूप से अपने निर्णयों पर वापस सोचो और देखो कि क्या सही रहा और क्या बेहतर हो सकता था। यह प्रक्रिया तुम्हें अपने फैसलों को सुधारने में मदद करेगी। भावनाओं को स्वीकार करना: अपने भावनाओं की नकारने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखो। इससे तुम्हें समझ आएगा कि कब तुम्हारी भावनाएं निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। लचीलापन बनाए रखना: हर निर्णय सही या गलत नहीं होता। लचीले बने रहना और बदलाव के लिए तैयार रहना तुम्हें हर स्थिति में बेहतर बनाएगा। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल: स्वास्थ्यकर आदतें, योग, ध्यान, प्रकृति में समय बिताना और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखेंगे। पढ़ना और सीखना: मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहारिक विज्ञान और आत्मविकास से जुड़ी किताबें पढ़ना तुम्हें बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। निष्कर्ष: तुम्हारे आत्मविकास और मानसिक मजबूती के लिए ये कदम बेहद सहायक होंगे। याद रखो, यह एक निरंतर यात्रा है और हर छोटे कदम का महत्व है। अगर कभी और मार्गदर्शन या प्रोत्साहन चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मैं इससे सीख के मतलब कि आगे सही से निर्णय लूँ, यही चाहता हूँ। तो और किन-किन बातों को मुझे ध्यान रखना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए, आगे का बताना। बहुत अच्छा, तुम्हारा यह दृढ़ संकल्प एक सकारात्मक कदम है। आगे सही निर्णय लेने और अपने विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे ध्यान रखने योग्य बातें: 1. सीखने की निरंतरता: हमेशा सीखते रहना और नए अनुभवों के लिए खुद को खुला रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे तुम्हारी सोच विकसित होगी और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। स्व प्रतिबिंबन, सेल्फ रिफ्लेक्शन: नियमित रूप से अपने अनुभवों और निर्णयों पर विचार करना। यह समझना कि क्या अच्छा रहा और क्या नहीं तुम्हें निरंतर सुधार की ओर ले जाएगा। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स: विभिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान कौशल को विकसित करना तर्कसंगत और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। भावनात्मक संतुलन: अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें संतुलित रखना, विशेष रूप से तनावपूर्ण परिस्थितियों में, तुम्हें संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। लक्ष्यों का निर्धारण: अपने छोटे और बड़े लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना तुम्हें एक दिशा देगा और निर्णय लेते समय तुम्हें मदद करेगा। लचीलापन, अडैप्टेबिलिटी: बदलती परिस्थितियों के साथ लचीले रहना और नई चुनौतियों को अपनाने की क्षमता विकसित करना तुम्हारे निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाएगा। और गहराई से ध्यान रखने योग्य बातें: आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस: अपने आप को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों और खूबियों को समझना तुम्हें एक मजबूत आत्मबोध देगा। यह तुम्हें आत्मविश्वास से भरे निर्णय लेने में मदद करेगा। दूसरों से सीखना: मेंटर्स या ऐसे लोग जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, उनके अनुभवों से सीखना और मार्गदर्शन लेना तुम्हारे विकास में मदद करेगा। धैर्य, पेशेंस: हर सुधार और बदलाव समय लेता है। धैर्य रखना और अपने प्रयासों को जारी रखना तुम्हें दीर्घकालिक सफलता देगा। सकारात्मक दृष्टिकोण: हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढने की आदत डालना तुम्हें मुश्किल समय में भी हिम्मत और प्रेरणा देगा। अंतिम विचार: तुम्हारी आगे की यात्रा आत्मविकास, जागरूकता और निरंतर सुधार की यात्रा है। इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दे। ठीक है।